चलो, यहां पे मेरा फेज 2 चालू होने वाला है। यहां से मेन कंटेंट यहां से चालू हो रहा है। फेज 2 हमारा यहां से चालू हो रहा है। सेक्शन 30 में क्या लिखा है देखो, 4 एक्सपेंसेस यहां पे कवर होते हैं, ओनली 4 एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड रिपेयर, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। रेट्स एंड टैक्सेस एक ही चीज है, तो रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आप ऐसे याद रखिए। ऑफ अ बिल्डिंग, ओहो, बिल्डिंग, यहां पे उन्होंने बिल्डिंग की बात की गई है। बिल्डिंग मतलब आपको समझता है ना, बिल्डिंग। बिजनेस में बिना बिल्डिंग के काम नहीं हो सकता ना। बिल्डिंग मतलब ये फैक्ट्री शेड भी हो सकता है, ये वेयर हाउस भी हो सकता है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस भी हो सकता है, ये सेल्स का शोरूम भी हो सकता है, एनी बिल्डिंग विच इज यूज फॉर बिजनेस। लेकिन ये पक्का प्रोप्राइटर का घर नहीं है जहां पे प्रोप्राइटर रहता है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, मैंने आपको कल ही बताया था। कहां गया वो मेरा प्रोविजन, मेरी नोटबुक कहां गई, दिख क्यों नहीं, यहाँ पे छुप गई भाई। मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा, और अगर यूज फॉर एनी अदर पर्पज होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया था रिपेयर 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप का, एक रेवेन्यू रिपेयर होता है और एक कैपिटल रिपेयर होता है। रेवेन्यू रिपेयर का डिडक्शन दे देंगे हम, और जहां पे बिल्डिंग का कैपेसिटी ही बढ़ता है, लाइफ बढ़ जाती है भैया, वो कैपिटल नेचर का बिल्डिंग है और उसको आप लोगों को डिप्रिसिएशन क्लेम करना होता है कैपिटलाइज करके। और फिर मैंने यहाँ पे एक टेनेंट का भी बात बताया था, आपको याद आ रहा है टेनेंट का बात, कि टेनेंट ने अगर, जैसे शेटेज इंस्टीट्यूट जैसा अगर टेनेंट है, उनको पता है कि ये लंबा टेनेंट है, ये तो क्या 12 महीने में खाली नहीं करेंगे, ये तो सालों रहेंगे यहाँ पे। तो टॉयलेट वगैरह का अरेंजमेंट या क्लासरूम का अरेंजमेंट या इंटरनल वॉल बनाना वगैरह वो काम खुद ही करा लेते हैं। तो कभी भी टेनेंट भी कैपेक्स करता है। टेनेंट ने कैपेक्स किया तो क्या करने का, इसका मैंने आपको पूछा था। टेनेंट ने अगर कैपेक्स किया तो क्या करने का, मुझे बताइए, कैपेक्स किया तो क्या करने का। यस, आप लोगों के आंसर बिल्कुल राइट है सर, उसने पोर्शन के लिए डीम्ड ओनर बनाएंगे और उसको डिप्रिसिएशन देंगे, लेकिन डिडक्शन नहीं देंगे। अब टैक्सेस के बारे में आपको क्या मैंने बताया हुआ है, ये टैक्सेस, ये एरो जरा थोड़ा गलती से यहाँ पे आ गया। टैक्सेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि टैक्सेस को हम लिखते हैं सब्जेक्ट टू 43B। आपको पता ही है हाउस प्रॉपर्टी में भी म्युनिसिपल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है, या सैलरी में प्रोफेशन टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है, ये दोनों डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलते हैं, पेमेंट बेसिस पे, कि पहला पे करो फिर डिडक्शन ले लो। तो पीजीबीपी में भी जो बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग का यहाँ पे भी तो म्युनिसिपल टैक्स लगेगा, और ये म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको मिलेगा पेमेंट बेसिस पे। लेकिन एचपी और पीजीबीपी में फर्क इतना ही है कि पीजीबीपी में हम नहीं बोलते कि प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही पे करो, ये आप लोगों को पता है। प्रीवियस ईयर का आप आरओआई भरने तक कर सकते हो, रिटर्न ऑफ इनकम भरने तक कर सकते हो पेमेंट, क्योंकि 43 भी टाइम आपको 31 मार्च आपका लास्ट डेट नहीं बोलता, 43 भी बोलता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आप भर सकते हो। मैंने क्या बोला, समझा आपको। अरे यार, आप इस साल का टैक्स इस साल में भी भर सकते हो, लेकिन बिफोर फाइलिंग आरओआई भरोगे तो डिडक्शन इस साल में ही मिलेगा, क्योंकि भर दिया आपने, ठीक है ना। तो बस उतना ही है, उतना ही इस सेक्शन में बात करनी थी, बाकी तो सब हो गई है। फिर भी यहां से एक देख लेता हूं, ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमियस बाय बीइंग एन ओनर। अगर ओनर होगा तो नोशनल रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फर्म अगर रन करता है बिजनेस तो और पार्टनर को रेंट देता है तो चलेगा, लेकिन पार्टनर रिलेटेड पार्टी है तो फिर पार्टनर को फेयर अमाउंट ऑफ रेंट देने का, ज्यादा रेंट नहीं देने का। रिपेयर्स ऑफ प्रीमाइसेस अगर होता है तो मैंने बताया था कि अगर रेवेन्यू रिपेयर होगा तो आपको डिडक्शन जरूर मिलेगा। अगर टेनेंट ने खर्चा किया तो टेनेंट को डिडक्शन मिलेगा, ओनर ने खर्चा किया तो ओनर को डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये कैपिटल नेचर में नहीं होना चाहिए। फिर अदर एक्सपेंसेस जो बिल्डिंग के नहीं है, जैसे लैंड रेवेन्यू होता है, जमीन का एक टैक्स होता है, जमीन का, ठीक है ना। लोकल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो इसका भी आपको यहीं पे डिडक्शन मिलता है। तो बिल्डिंग मतलब खाली बिल्डिंग नहीं, उसके नीचे का जमीन का भी जो खर्चा करोगे आप, गार्डन वगैरह अगर आपका होगा उसका भी डिडक्शन यही मिलेगा।
फॉरेन गवर्नमेंट को अगर आपने पेमेंट किया तभी भी आपको डिडक्शन मिलेगा, उसका भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका बिल्डिंग ही फॉरेन में होगा, बिल्डिंग श्रीलंका में, तो श्रीलंका के गवर्नमेंट को आप पेमेंट करोगे तो उसका भी डिडक्शन दे देंगे। सर अगर पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर ऑफिस अगर यूज होता होगा, पार्टली फॉर होम यूज होता होगा, मतलब आधा आधा प्रॉपर्टी आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, आधा प्रॉपर्टी रेसिडेंस के लिए, तो 50% डिडक्शन मिलेंगे। 50% नहीं मिलेंगे, वो सेक्शन 38 में लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनेट मिलता है करके। डन, सेक्शन 30 हो गया, एक सेक्शन हो गया। आगे चलता हूं, अगला सेक्शन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। भैया यहाँ पे दो ही खर्चे किए गए, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। अब कौन सा रिपेयर एंड इंश्योरेंस, कौन सी प्लांट एंड मशीनरी? हाँ, यहाँ पे रिपेयर एंड इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर कौन सा वाला, कौन सा वाला बाबा? हाँ, कौन सा वाला? यहाँ पे जो बिजनेस या प्रोफेशन में यूज होता है वो वाला, ठीक है ना? बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो यूज होता है वो वाला यहाँ पे आएगा। जो पर्सनल है उसका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना? जो पर्सनल है उसका यहाँ पे डिडक्शन नहीं आएगा। सर यहाँ पे रिपेयर का भी दो बात किया गया है, रिपेयर करंट होगा तो डिडक्शन मिलेगा 31 में, अगर कैपिटल रिपेयर होगा तो कैपिटलाइज कर दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेना। सर इसके ऊपर अगर रेंट भरा तो रेंट तो यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे बिल्डिंग के सेक्शन में रेंट लिखा था वैसे यहाँ पे रेंट लिखा नहीं गया है, तो क्या होगा भैया? यहाँ पे रेंट लिखा नहीं हुआ है, फिर भी आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर टेंशन लेने की? क्योंकि आपको एक सेक्शन है ना 37(1) है ना, वो आपको डिडक्शन दे ही देगा ना। ये सेक्शन में नहीं मिलेगा लेकिन 37(1) में मिल जाएगा, इतना मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, यूसेज उन्होंने बोला यूज होना चाहिए, तो यूज मैंने आपको बताया था दोनों होता है, यूज कैन बी एक्टिव एज वेल एज पैसिव। इसका मैंने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का आपको एग्जांपल दिया था। डीजल जनरेटर जो होता है, डीजी सेट पावर बैकअप सिस्टम जो होता है, उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्टिव यूज और पैसिव यूज ये दोनों यहाँ पे कवर किया जाता है। रिपेयर एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। भैया आपने रिप्लेसमेंट ही कर दिया, पार्ट ही रिप्लेस कर दिया, एक ट्रक है आपका और ट्रक का इंजन ही आपने बदल दिया, इसको रिपेयर नहीं बोलते, फिर हम लोग इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। कैपेक्स है, कैपेक्स है तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसका आपको ये करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस का आपको डिडक्शन ये सेक्शन दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। बिजनेस का, फैक्ट्री का आपने इंश्योर, फैक्ट्री का नहीं, इसका प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का आपने इंश्योरेंस किया होगा। और अगर आप पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर पर्सनल के लिए यूज करते हो तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगा। दैट्स ऑल। इसके आगे सेक्शन 32 चालू होता है। अब आधे घंटे में तो 32 खत्म होने वाला है नहीं, तो 32 को पेंडिंग रखता हूं मैं वैसे भी। और ऐसे भी हम मेरे सीरीज में जब पढ़ते हैं तो हम पहला 37 पढ़ते हैं और बाद में हम बाकी सारे सेक्शन पढ़ते हैं। 37 क्या है? 37(1) जनरल डिडक्शन है, मैंने आपको बताया है। जनरल डिडक्शन रेसिडियरी में आता है, तो इसमें पहले क्या क्या बातें की गई है फटाफट ये कर लेता हूं पहले। एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 32 36(1) विल बी अलाउड अंडर 37(1), क्योंकि इसको जनरल तभी बोला गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है कि ये अकाउंटिंग ईयर में ही होना चाहिए, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसी पीरियड में ये इनकर्ड होना चाहिए। इसका दूसरा बोलने का मतलब है कि अगर ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जिसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसका ये सेक्शन डिडक्शन दे पाएगा क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन 37(1) दे पाएगा? जी नहीं। और उसी के लिए, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन 37(1) नहीं दे पाएगा, इसीलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए हमने 35D बना के रखा हुआ है। ऐसा इसका लॉजिक है कि 35D क्यों बनाना पड़ा, अलग से सेक्शन क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ये जो सेक्शन है ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं देता, ठीक है? आगे, इट शुड बी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द assessee the profit of which are being computed and assessed। आपका एग्रीकल्चर इनकम है और आपका बिजनेस इनकम भी है, एग्रीकल्चर का खर्चा यहां पे आएगा क्या? एग्रीकल्चर का खर्चा बिजनेस इनकम में आएगा क्या? जल्दी मुझे बताइए। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, क्योंकि उसका आप असेसमेंट नहीं कर रहे हो। तो जिस बिजनेस का आप असेसमेंट कर रहे हो उस बिजनेस का ही खर्चा होना चाहिए, ऐसी यहाँ पे बात की गई है। इट मस्ट हैव बीन इनकर्ड आफ्टर बिजनेस वाज सेटअप, तो प्री सेटअप का खर्चा यहाँ पे नहीं आएगा। इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो कौन सा होना चाहिए? तो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फिर शांति भूषण जी का एक केस आता है, वो मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है शांति भूषण जी का केस? आप लोगों को ही बताया था ना, होली एंड एक्सक्लूसिव वाला केस, शांति भूषण जी का हार्ट सर्जरी वाला।
उन्होंने हार्ट सर्जरी किया था और उसको उन्होंने एक्सपेंस करके बुक किया गया था। उन्होंने बोला देखो हार्ट का जो रिपेयर जो होता है वो 100% बिजनेस के लिए नहीं है, तो होली एंड एक्सक्लूसिवली के ऊपर हुआ, तो केस है, आगे मैं बताऊंगा आपको केस, मतलब यहाँ पे लिखा है उसका जजमेंट फाइनल एक पैराग्राफ में लिखा है कि एनी रिपेयर टू द बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस रिपेयर, और उसको आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, यस 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 यस, 18-20 घंटा काम करते तो सब लोग डिडक्शन बिजनेस में ही लेना चालू कर देंगे, वो उसका लॉजिक था, इसलिए उन्होंने नहीं दिया था। कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या करते हैं, अभी तक 3 सेक्शन चले गए, अभी तक 3 सेक्शन चले गए जहां पे लिखा गया कि कैपिटल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो कैपिटल एक्सपेंस का क्या करते हैं हम, कैपिटलाइज करते हैं, उसका असेट करके रिकॉर्डिंग होता है, और उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम होता है। ऐसा सेक्शन 32 का ऐसा सेक्शन 32 का जन्म होता है, ऐसा सेक्शन 32 का जन्म होता है, ठीक है ना। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड बाय द असेसी फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है ना। आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस ऐड हो गए। ये एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये बहुत सही एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन की वजह से ही इस सेक्शन की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, अभी इन दिनों में बढ़ चुकी है, और इस एक्सप्लेनेशन में अमेंडमेंट आने के कारण सेक्शन 37 के एग्जाम में आने के चांसेस ऑलमोस्ट सर्टन है कि आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। 37(1) आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट नहीं आता तो इतना मैं नहीं इसके ऊपर फोकस करता, लेकिन क्योंकि अमेंडेड एरिया है, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एग्जाम में भी आएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको पता ही होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड तो हम ऐसे भी नहीं पढ़ाई करते, हम तो नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, सब हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब जब आप रिवीजन लेक्चर्स के लिए अगर बैठते हो, या रिविजनरी लेक्चर देखते हो, या यूट्यूब पे लेक्चर देखते हो, तब आप भगा भगा के देखो, एग्जाम ओरिएंटेड देखो। राउंड 1 में एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़ो, अभी अभी आपको प्रैक्टिस में आना है, ऐसा सोच के पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हमेशा कुछ इलीगल चीजों का एग्जाम्पल देता हूँ कि एक ट्रक का कैपेसिटी है 4 टन का, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 6 टन का, कि 6 टन आपको मुंबई से पुणे डिलीवर करना है। तो आप 2 राउंड मारोगे कि एक ही राउंड में डाल दोगे एडजस्ट करके, ट्रक के ऊपर सामान बांध के ऐसे? एक ही। एक क्यों किया आपने? क्योंकि आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा ना, एक ही राउंड में भेजोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन फिर रास्ते पे पुलिस पकड़ेगी, आपको पता ही है ओवरलोडेड गाड़ी है तो पुलिस पकड़ेगी आपको, आरटीओ वाले पकड़ेंगे और आपको पेनाल्टी लगाएंगे ना। तो ये पेनाल्टी ऑफिशियल आपने भरी होगी या अनऑफिशियल भरी होगी? ऑफिशियल भरी होगी तो पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ बोलेंगे, अनऑफिशियल भरी होगी तो क्या आप उनसे वाउचर साइन करा के लोगे? 1,500 रुपया अगर आपने पुलिस को दिया होगा तो वाउचर साइन करा के लोगे क्या? चलो नहीं भी लिया, बाद में आके इधर ये ड्राइवर बोलेगा क्या कि बाबा पुलिस वालों को इतना पैसा देना पड़ा क्योंकि आपने ओवरलोड गाड़ी, इसका एक्सपेंस डिडक्शन मिले। बिजनेस के लिए जरूरी है क्या? क्या सारे कंडीशन कंप्लाई कर रहा है? आप देखो ना, क्या ये सारे कंडीशंस कंप्लाई कर रहा है? क्या 30 to 36 में है? नहीं। क्या अकाउंटिंग पीरियड में किया गया था? हाँ। क्या बिजनेस के लिए किया गया था? हाँ। क्या बिजनेस सेटअप होने के बाद क्या किया था? बिल्कुल। पर्सनल है क्या? जी नहीं। क्या बिजनेस पर्पज के लिए? यस। कैपिटल नहीं है। लेकिन एक्सप्लेनेशन बोलता है कि ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, आपने कुछ गलत काम किया है या उसकी पेनाल्टी भरते हो, आपको शर्म आनी चाहिए पहले तो इसका डिडक्शन क्लेम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो इलीगल काम होते हैं उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, क्लियरली लिखा गया है। एक्सपेंसेस विच आर ऑफेंसिव और प्रोहिबिटेड और इलीगल इन नेचर आर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। एग्जाम्पल दिया सीक्रेट कमीशन, हफ्ता, पेमेंट टू राउडी, गुंडे लोगों को पेमेंट दिया, पुलिस लोगों को पेमेंट दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को पेमेंट दिया क्योंकि वो जोर जबरदस्ती कर रहे थे आपके साथ, बिजनेस करने के लिए आपको डिस्टर्बेंस कर रहे थे। ये सब भले बिजनेस रन करने के लिए जरूरी है, फिर भी आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप मूवी थिएटर और रात को लेट नाइट का शो रन करते हो, आपको बिना हफ्ता दिए चलेगा ही नहीं, तो फिर भी आपके बिजनेस के लिए काम का है, हम आपको डिडक्शन नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अब इसमें एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन आ गया, पहले वो पढ़ा देता हूं मैं। एक्सप्लेनेशन 2 एक है, आपने पढ़ के रखा हुआ है, आपको पता ही है कि कंपनी जो होती है, कॉर्पोरेट एंटिटीज को सीएसआर करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है।
कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 बोलता है, सेक्शन 135 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि आपको सीएसआर करना मैंडेटरी है, सीएसआर करना मैंडेटरी है। ये तो कंपनीज एक्ट ने बोल ही दिया मैंडेटरी है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने बोल दिया इसका ये मतलब थोड़ी ना क्या है कि आप कंपनीज एक्ट ने 2% बोला तो 2% ही करो, आप उससे ज्यादा कर सकते हो, बहुत ज्यादा भी कर सकते हो। और कंपनीज एक्ट जिनको एप्लीकेबल नहीं है, जैसे एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटर है, क्या उनको समाज सेवा नहीं करनी चाहिए? उनको भी करनी चाहिए, वो भी कर सकते हैं। तो सर कोई भी एंटिटी ने अगर सीएसआर किया होगा तो क्या ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है? पहले ये तो सोचो, इज इट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर? आपने गांव में स्कूल बना दिया, कहीं पे टॉयलेट्स बनवा दिए, स्ट्रीट लाइट लगवा दिए, गार्डन का क्लीनिंग करवा लिया, आप बीचेस साफ करा के ले लिए, रिवर रिवर के आजू बाजू में पेड़ लगा दिए, रिवर को थोड़ा वो क्या बोलते क्लीन करने के लिए पैसे लगा दिए आपने। कोविड आया था, कोविड में आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, पैसे को डोनेट किया। अरे भैया ये सब समाज कार्य है, ठीक है ना, इसके आपको दुआ मिलेगी, डिडक्शन नहीं, डिडक्शन नहीं, दुआ मिलेगी, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, भले मैंडेट करता है एक्ट, फिर भी आपको सीएसआर का डिडक्शन नहीं मिलता, ये यहाँ पे लिखा गया है। अब एक्सप्लेनेशन 3 इज एन अमेंडमेंट, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट है एक्सप्लेनेशन 3 का, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट है एक्सप्लेनेशन 3 का, ठीक है ना। हुआ, लोग कितने बोलते ना, वो मोदी जी बोलते ना, हमारे देश में लोग कितने तेजस्वी है देखो। किसी ने इंडिया में बिजनेस कर रहा है, रेसिडेंट असेस ही है, आपको पता है इसका ग्लोबल इनकम इंडिया में असेस होता है, इसने किसी फॉरेन कंट्री का लॉ तोड़ा, इधर का तो लॉ तोड़ा, ठीक है ना, और उधर पेनाल्टी भर दी, फॉरेन कंट्री का लॉ तोड़ा और पेनाल्टी भर दी, और कोर्ट में चला गया, इसका डिडक्शन क्लेम कर लिया इंडिया में 37(1) में, ठीक है ना, डिडक्शन क्लेम कर दिया, और कोर्ट में जाके बोलना लगा कि देखो जी मैंने लॉ तो तोड़ा है, लेकिन इंडिया का नहीं तोड़ा है, इंडिया के बाहर का तोड़ा है, इंडिया में तो मैंने कोई पेनाल्टी नहीं भरी ना। आप बताइए क्या सेक्शन का लेजिस्लेटिव इंटेंट ये था? क्या सेक्शन का लेजिस्लेटिव ये था? ऐसा घटिया इंटेंट होगा क्या सेक्शन का? बिल्कुल नहीं होगा। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 ऐड कर दिया और बोला कि भले ये ऑफेंस इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, आपको दोनों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर किसी ने क्या किया, किसी ने यहां पे जाके इंडिया का या फॉरेन का लॉ तोड़ दिया, उस असेसी को पुलिस वालों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। ये देखो असेसी जेल में है, रिमांड में है, ठीक है ना। और कोर्ट में इसका मुकदमा चला, केस चली, केस चलने के बाद कोर्ट ने इसको ऑफर दिया, कोर्ट ने ऑफर दिया कि आपको अभी 3 साल की सजा सुनाई जाएगी, 3 साल आपको कारागृह में रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, इम्प्रिजमेंट में रखा जाएगा। तो ये असेसी डर गया, इसने तो जीएसटी नहीं भरा था, कंपनी लॉ में कोई प्रॉब्लम किया था, इनकम टैक्स में किया था, या कोई भी हो, फेमा वगैरह में कुछ, किधर भी कुछ तो गड़बड़ करके रखा है इसने, कोई लॉ तोड़ के रखा है जो बिजनेस के रिलेटेड का लॉ था, लेकिन इसने तोड़ के रखा हुआ है। फिर कोर्ट ने बोला कि देखो आपने जो काम किया है ना, वो इतना सीवियर क्राइम भी नहीं है, जैसे मर्डर रेप वगैरह जैसा क्राइम होता है उतना सीवियर क्राइम भी नहीं है जहां पे सजा होना मैंडेटरी है। आपका ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है। तो व्हाट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि एक काम करो, एक तो 3 साल जेल में चले जाओ, या गवर्नमेंट को 50 लाख दे दो, अभी दे दो, ठीक है ना, अभी 50 लाख दे दो, अभी आपको छोड़ देंगे। तो योर ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड। आप अब ये 50 लाख रुपीज भरना आपके लिए सेंसिबल है क्या? आपका अगर असेसी, आप उसको सजेस्ट करोगे क्या सर पैसा भर दो? पैसा क्या है, पैसा कल भी कमा लेंगे, जेल में जाओगे 3 साल तो सर बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस का कंटिन्यूटी प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप ऐसा जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरे बिजनेस का नाम, फेम, गुडविल खराब ना हो, या मेरे बिजनेस का कंटिन्यूटी मेरे जेल के बाहर रहने के ऊपर डिपेंड है, मैं अगर जेल में चला जाऊंगा तो मेरा बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, तो ये 50 लाख रुपया मैंने अपने प्रमोटर को बाहर रखने के लिए किया गया खर्चा है। कैन आई गेट द डिडक्शन ऑफ दिस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस? ये पेनाल्टी नहीं भरी आपने, दिस इज नॉट पेनाल्टी, ये कोर्ट के ऑर्डर में आपने भरा हुआ है।
तो लोगों ने इसका डिडक्शन ले लिया था साहब। अभी एक्सप्लेनेशन 3 आया, बोलता है ऑफेंस को कंपाउंड करने का जो पैसा आप भरते हो उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फार्मा सेक्टर से, फार्मा इंडस्ट्री का नाम आपको पता ही है, बहुत ही खराब है फार्मा इंडस्ट्री का नाम। फार्मा मतलब मैं फार्मा बता रहा हूं, लेकिन पूरे मेडिकल इंडस्ट्री का नाम खराब हो चुका है। सत्यमेव जयते में बात हुई, अक्षय कुमार का कोई मूवी भी है, ठीक है ना, मेरे को मूवी का नाम नहीं पता, मैंने फेसबुक पे या किधर तो ऐसा खाली क्लिप देखा था, जिधर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डेड बॉडी उठाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करता है, ठीक है ना, और प्राइवेट वाले उनको बिल लगाते डेड बॉडी को एडमिट किया है, लगाते जाते और बाद में कुछ तो उसने बहुत बड़ा ऐसा वो एक खुलासा करके दिया था कि देखिए जी मेडिकल इंडस्ट्री कितनी गिरी हुई है, बहुत ज्यादा गिरी हुई है। गब्बर करके है क्या? अच्छा, मैंने देखा नहीं वो मूवी, आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है। तो उसमें भी दिखाया गया है कि मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कैम चालू हो चुके हैं, पेशेंट्स को लूटा जाता है। कैसे लूटा जाता है पेशेंट्स को? तो जो आपको अभी पता है डोलो 650 वगैरह कितने में मिलती है, 10-12 रुपए में मिलती होगी, 10-15 रुपए में पूरा पैकेट प्रोसेसिंग वगैरह का मिलता रहेगा। उसका ही हाई ब्रांडेड मेडिसिन 500 रुपए में मिलता है। मेडिसिन वही रहेगा, मेडिसिन वही रहेगा, लेकिन 500 रुपए वाला पैकेट भी आता है। थोड़ा ब्रांडिंग वगैरह उसका अच्छा रहता है, पैकेजिंग अच्छा रहता है, लेकिन अंदर जो कंटेंट है, जेनरिक मेडिसिन जो है वो वही रहेगा, पैरासिटामोल ही रहेगा उसके अंदर, लेकिन वो ब्रांड वाला रहेगा, ब्रांडेड रहेगा। और जो डॉक्टर साहब होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको ये फार्मा कंपनी कैशबैक देती है। कैशबैक देती है मतलब कि आप हमारी कंपनी का प्रिस्क्रिप्शन में नाम लिखिए, आपको हम कमीशन देंगे। ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, पहले तो ये बताइए। सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? ये गलत हो रहा है, लेकिन ये किसी लॉ में नहीं लिखा है कि ये गलत हो रहा है। देयर इज नो एक्ट, किसी एक्ट में नहीं लिखा गया है, ये एथिकली गलत है। यस, एथिकल रिक्वायरमेंट में लिखा गया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए एथिकल स्टैंडर्ड हमारी इंस्टीट्यूट बनाती है, वैसे ही मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो उनका होता है, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये अनएथिकल है, ये नहीं करना चाहिए था ऐसा इनको। आपका ब्लड रिपोर्ट के लिए जाते हो आप, 1000 रुपए का आपका बिल होता है, उसमें का 300-400 रुपए इनको आ जाता है कैशबैक, सब पूरा कमीशन का धंधा है इनका, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कमीशन का धंधा है ये। तो मतलब मैं बताता हूँ, पेशेंट से कम कमाते, कमीशन में ज्यादा कमाते ये लोग, ठीक है। अब देखिए, मैं एथिक्स की बात करने वाला इंसान नहीं हूं, क्या सही क्या गलत। अब वो लोग क्यों कमाते हैं? अरे उन्होंने बनने के लिए लाखों करोड़ों लगाए हुए हैं। हाँ, आप जैसे नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे नहीं है, उनका कोर्स की 1.5 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो जाएगा आपका प्रोफेशन। उनको बनने के लिए उनका उनका नीट का प्रिपरेशन, अभी हमारे यहाँ पे नीट की एक एकेडमी है, 8th स्टैंडर्ड से साहब उनका प्रिपरेशन चालू हो गया है, दे आर इन 8th स्टैंडर्ड। अभी तो उनका बचपना नहीं गया और उनको डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 4 से 5 साल तो साला नीट का प्रिपरेशन करते हो लोग, ठीक है ना। 12th होने के बाद इमीडिएटली, 12th साइंस होने के बाद इमीडिएटली नीट का एग्जाम देते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया पे उनका कंपटीशन चलता है। उसमें कुछ लकी लोगों को सीट मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती, जिनको नहीं मिलती उनको मैनेजमेंट कोटा से जाना पड़ता है। और मैनेजमेंट कोटा से जाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आज इंडिया में, मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के एडमिशन के लिए आज मैनेजमेंट कोटा से जाने के लिए करोड़ों रुपए देना पड़ता है। तो वो गलत चीजें करके ही डॉक्टर बना हुआ है, तो बनने के बाद तो सही कैसे करेगा रे? जिसका इनपुट ही गलत है उसका आउटपुट सही कैसे होगा? जब देश ने उसको लूटा है, जब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उसको लूटा है, ये यूनिवर्सिटीज ने उसको लूटा है, कॉलेजेस ने उसको लूटा है, बहुत बड़ा धंधा बन चुका है ये। तो फिर वो बनने के बाद उसने जो 2-4 करोड़ लगाए होंगे वो आपसे नहीं रिकवर करेगा तो किससे रिकवर करेगा? हुँ? तो मैं एथिक्स की बात नहीं करना चाहता, वो करते हो उनके लिए सही है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है उसका मैं आपको डिडक्शन नहीं दूंगा, वी कैन नॉट गिव डिडक्शन, ठीक है ना। तो किसी ने बोला कि साहब ये किसी एक्ट में तो नहीं लिखा है, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं हम। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 ऐड किया, मैं डायरेक्टली आपको मॉडल में से पढ़ा रहा हूँ, मेरे हैंड राइटिंग नोट्स में ना कुछ तो टाइपिंग एरर हुआ है थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में, इसलिए डायरेक्टली मैं कहां से पढ़ा रहा हूँ आपको, मॉडल में से सेक्शन 37(1) पढ़ा रहा हूँ। ये मैं डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन आपको यहां से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, ये जो अमेंडमेंट आया ना, गवर्नमेंट ने प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं लाया, गवर्नमेंट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लगाया हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अभी अगर कोर्ट में कुछ केसेस पड़े रहेंगे ना, तो वो केसेस भी जिन्होंने चलाए वो हारने वाले, क्योंकि इन्होंने जो अमेंडमेंट लाए यहाँ पे, वॉट एवर अमेंडमेंट दे ब्रॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। सेक्शन 37 में आइए ना सर, you should say hi to my students, they have heard your stories. Hi. So this is Punit sir, this is the camera, you have to come here. Hey, this is Punit sir. He just came from Bangalore. Whatever stories I have shared with you guys, no, वैल्यूएशन कैसे करने का, हाँ बैंगलोर वाले आप जब भी बैंगलोर जाओगे इनके ऑफिस चले जाना, रहने के लिए घर भी सब है। हाँ बहुत स्टोरी सुनी है। हाँ यंग नहीं है, मैं यंग है, ये सीनियर सिटीजन है, और ये दिखता क्यूट है डायनासोर जैसा। इसका वजन कम है, दिमाग अच्छा है। हाँ हाँ, तो जस्ट अराइव। ओके, I'm ready. Ready होके आ गया? Oh, I'm ready. So you can wait for 15-20 minutes, then we can have food. I know, but at what time you have appointment? I'll call and I'll ask. If you have appointment, then you finish food first. And then you पता ही नहीं appointment कितने बजे का है? Call करो ना, वो लेट ही आते हैं। नहीं, he comes late only. They will call ना। पता नहीं। उनको कॉल करो, संजय चौहान सर को फोन करो ना। I told Vijay. Okay. Okay. Bye bye students. Bye bye. Bye. So अच्छा, ये जो अमेंडमेंट आई है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई है, ठीक है ना, इट इज क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय असेसी फॉर द पर्पज, फॉर एनी पर्पज विच इज ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब एक्सप्लेनेशन 1 के लिए ही एक्सप्लेनेशन 3 ऐड किया गया है। ये बता रहा है, ये क्लैरिफाई कर रहा है, मतलब ये अमेंडमेंट नहीं आ रहा है। 35 के रहेंगे रे, 35 होंगे, 34 शायद, मेरे से 1 साल छोटा है, शायद 1 साल छोटा है मेरे से। बट ही पास्ड आउट लिटिल, he passed CA एग्जाम बिफोर मी, तो ही इज हैविंग मोर प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस देन मी। मेरे से एज में छोटा है लेकिन एक्सपीरियंस में ज्यादा है, ऐसा है। अपन डब्बू तेरे, तुमको तो पता है, तुमसे तो मैंने कुछ छुपा के नहीं रखा है। अपनी औकात नहीं थी सीए बनने की, बन गए हैं, कैसे कैसे पढ़ फिर के अटेम्प्ट लग के बन गए बस। सब्सक्राइबर क्या कम होंगे रे, उनको भी तो पता चले कि उनका प्रोफेसर बैक बेंचर था। बैक बेंचर भी सीए बन सकते रे, उसका वो एग्जांपल हूं मैं। ये सब क्या, ये सब पढ़ाकू लोग थे रे, दे वर स्टडीइंग वेरी सीरियसली। अपन जॉब करके, बिजनेस करके, टीचिंग करके, दुनियादारी करके, दोस्ती दुनियादारी करके, सब करके भी सीए बना जा सकता है। आई डोंट वांट टू मिसलीड यू गाइस, लेकिन अभी आप लोग पढ़ाई करोगे, आपको पढ़ाई करके ही होना है। देखो उन्होंने लैंग्वेज कैसा लिखा है यहाँ पे, इट इज क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट would include and would be deemed to always included the expenditure incurred by assessee। मतलब ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है फ्रॉम 1/4/1962। ये अमेंडमेंट 1/4/1962 से एप्लीकेबल हो गया। इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड बोला उन्होंने, ऑलवेज इंक्लूडेड for any purpose which is offense under any law or time being in force in India or outside India। तो ये खाली बात उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी कि in India or outside India which is prohibited by any law for time being in force in India or outside India। तो भैया in India और outside India ये बात मैंने बता दी आपको। तीसरा वाला देख लो, to compound an offense, तो भैया कंपाउंडिंग कर रहे हो ऑफेंस का अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये दोनों भी हो गए।
और ये तो लॉ की बात कर रहे थे, ये भी लॉ की बात कर रहा है, ये भी लॉ की बात कर रहा है। अब ये जो बीच वाला जो है ना, ये लॉ की बात नहीं कर रहा, ये गाइडलाइंस की बात कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा है, ये एथिक्स की बात करता है। To provide any benefit or perquisite in whatever form to a person, whether or not carrying on a business or exercising profession, or acceptance of such benefit or perquisite by such person in violation of, यहां से आगे अभी इंपॉर्टेंट चालू हो रहा है। क्या वायलेशन हो रहा है यहाँ पे? एनी लॉ, एनी रूल, एनी रेगुलेशन, तो ये मेडिकल रेगुलेशन है, एनी गाइडलाइंस as the case may be for time being enforced governing the कंडक्ट ऑफ सच पर्सन। तो कोड ऑफ कंडक्ट भी अगर आप वायलेट करते तभी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां तक बातें हो गई। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की यहाँ पे उन्होंने पहले एक कॉन्ट्रावर्सरी जजमेंट आ गई थी। ये फ्रीबीज जो दिया जाता है, फ्रीबीज बोलते हैं लोग मेडिकल प्रोफेशन में, इनको क्या बोला जाता है? फ्रीबीज। आपने देखा होगा ना, मेडिकल अगर आपका कोई फार्मा में होगा तो उसको टिफिन का डब्बा फ्री में मिलेगा, वाटर बॉटल मिलेगी, टेबल स्टेशनरीज मिलेंगी, उनको आधे से ज्यादा चीजें फ्री में ही मिलती है। वो देना उनके बिजनेस का एक प्रैक्टिस था, उसको उन्होंने यहाँ पे डिसअलाउ करके रखा हुआ है। ऐसा मत बोल रहे, ठीक है चलेगा, उनका अपना अपना है। फिर यहाँ पे CSR है, CSR एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा। CSR के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा कमेंट्री किया हुआ है। और 37(2)B में आपको पता ही है, एडवर्टाइजमेंट विद अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के सोविनियर में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, मतलब उनकी वेबसाइट पे, उनके ब्रोशर में, हाँ उनकी वेबसाइट पे, ब्रोशर में, ट्रैक में, उनके न्यूज़पेपर में अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो हमें पता है कि ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है ना, ये आपने डोनेशन दिया हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज इन द टर्म्स ऑफ डोनेशन इन द पॉलिटिकल पार्टी। अगर ये आता है एग्जाम में, अगर ये चीज एग्जाम में आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी, इसमें ड्वेल इफेक्ट जाता है। इफेक्ट नंबर 1 डबल इफेक्ट एडजस्टमेंट है, ये डिसअलाउ होगा, ये डिसअलाउ होगा पीजीबीपी में, लेकिन ये अलाउ होगा अंडर 80GGB या 80GGC। मैंने म्यूट कर दिया उनको। 80GGB 80GGC में अलाउड होगा, लेकिन अलाउड तभी होगा जब असेसी ऑप्शनल रिजिम में है। अगर इंडिविजुअल असेसी है तो, कॉर्पोरेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर कोई मूवी बनाई आपने और वो कभी रिलीज ही नहीं हुई, मूवी अबैंडन हो गई, उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं इसका भी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले हमें बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा सेक्शन 37(1) मॉड्यूल में से खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे आप लोगों को और भी कुछ बातें क्लैरिफिकेटरी नेचर में बतानी है, जो मुझे बताने दो। सैलरी के ऊपर हमने क्या डिस्कस करना है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड सैलरी। तो सैलरी अगर एम्प्लॉय को दी होगी तो 37(1) में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपने सैलरी एम्प्लॉयज को दी हुई है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोप्राइटर को अगर आपने सैलरी दी तो डिडक्शन मिलेगा क्या? प्रोप्राइटर को सैलरी दी तो डिडक्शन मिल, प्रोप्राइटर ये कौन सा एक्सपेंसेस हो गया भाई, ये तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। पार्टनर को सैलरी दी तो स्लीपिंग को देंगे कि वर्किंग को देंगे? वर्किंग को देंगे। स्लीपिंग को दिया होगा तो डिसअलाउड हो जाएगा, और वर्किंग को भी देंगे तो लिमिटेशन लगा के दिया हुआ है, सेक्शन 40 छोटू बी, सेक्शन 40 छोटू बी का लिमिटेशन है वो, जहां वहां पे जाएंगे तो बात करेंगे वहां पे। लिव इनकैशमेंट, लिव इनकैशमेंट का डिडक्शन मिलता है क्या? हाँ जी मिलता है, लिव इनकैशमेंट का डिडक्शन मिलता है, लेकिन 43B का सब्जेक्ट टू 43 मतलब पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। तो ये सैलरी के ऊपर हमने बात की। पेनाल्टी के ऊपर मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया ही है, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ होगा तो डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अलाउड होने वाला है। ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड होगा, इसके ऊपर भी हमारी बातें हो चुकी है। टैक्सेस के ऊपर भी हमारी बात हो चुकी है कि अगर डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता ही नहीं है, डायरेक्ट टैक्स का यू कैन नॉट क्लेम डिडक्शन। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं है, नॉट अलाउड है 40A में। और अगर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मतलब जो बिजनेस के टैक्सेस होते हैं, बिजनेस के टैक्सेस अगर आपने भरे होंगे तो उसका आपको डिडक्शन बिल्कुल मिलेगा, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है, वैट है, या एनी अदर बिजनेस से रिलेटेड टैक्सेस। लेकिन टैक्सेस का डिडक्शन तभी मिलता है जब आप एक्चुअली उसको पे करते हो। टैक्सेस के बारे में और एक बात आपको मुझे बतानी है कि टैक्सेस अगर आपने लेट भरा,
अगर ये एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी लेट भरा तो गवर्नमेंट आपसे दो चीजें एडिशनल लेंगी, इंटरेस्ट और पेनाल्टी। इंटरेस्ट और पेनाल्टी लेगी। इंटरेस्ट का तो डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि आपने इसको वर्किंग कैपिटल करके यूज किया गया है। आपने नहीं भरा मतलब आपने इसको वर्किंग कैपिटल करके बिजनेस में यूज किया, इसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन पेनाल्टी जो है वो ब्रीच ऑफ लॉ है और पेनाल्टी का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर फीस का क्या करेंगे? तो फीस का मेरा मानना है और कुछ प्रोफेशनल्स ने भी बोला है कि यस फीस का डिडक्शन मिलेगा। लेट फीस जो भरी जाती है ना उसका डिडक्शन मिलेगा, पेनाल्टी का नहीं मिलेगा। पेनाल्टी जो होती है बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ होती है, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जाती है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन लेट फी होती है, फी है वो एक, उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, मेरा भी वही मानना है। चलो, इनकम टैक्स का ही डिडक्शन नहीं मिलता तो उसके ऊपर की इंटरेस्ट का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेनाल्टी फीस का भी डिडक्शन। इनकम टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। इनकम टैक्स की ना प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, ना इंटरेस्ट का, ना पेनाल्टी का। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का आप याद रखो, टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा, पेनाल्टी का नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स रिफंड का क्या करेंगे साहब? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आपका इनकम ही नहीं है, क्योंकि जब आपने भरा था तभी आपका खर्चा नहीं था, तो जब रिफंड मिलेगा तब कैसे आपका एक्सपेंस होगा? आपने ना डेबिट किया तो ना क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन अकाउंटेंट क्या करता है, बैंक में जब इनकम टैक्स से पैसे जमा होते तो पूरा का पूरा इनकम बुक कर देता है, अकाउंटेंट की गलती है वो। अब अकाउंटेंट पूरा का पूरा उसको इनकम बुक करता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पूरा का पूरा पहले तो रिमूव करो। आप क्या एडजस्टमेंट होगे बताइए? इनकम टैक्स रिफंड वेरी कॉमन एडजस्टमेंट इन पीजीबीपी। 100% रिफंड, जितना भी रिफंड आया पूरा का पूरा पीजीबीपी में से लेस करेंगे, क्योंकि पीजीबीपी का इसका कोई लेना देना नहीं है। और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, वो टैक्स होगा। लेकिन वो टैक्स कौन से हेड में होगा? वो आईएफओएस में टैक्स होगा, वो यहाँ पे टैक्स नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट अगर कैपिटल नेचर की रहेगी, कैपिटल आपने ट्रक ले लिया, एक टेम्पो ले लिया और टेम्पो के ऊपर आपका बैनर लगा के आप पूरे शहर में घुमाते हो, तो ट्रक ट्रक का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया होगा तो 37 भी डिसअलाउ करता है, 37 बी टू भी डिसअलाउ करता है। लेकिन 80 जीजीबी या 80 जीजीसी में आपको डिडक्शन मिलेगा। 80 जीजीबी कॉर्पोरेट एसेसी के लिए और 80 जीजीसी एनी अदर एसेसी के लिए होता है, ठीक है। और एनी अदर एडवर्टाइजमेंट विल बी अलाउड। तो इतना सब आपको एडिशनल बातें आपको पता करनी थी 37(1) के बारे में। तो आज हमने पीजीबीपी का शुरुआत किया, श्री गणेशा किया हुआ है। लेट्स सी और अगर कुछ ऑनलाइन लेक्चर मिलते हैं तो। दिवाली में आपको सच में छुट्टी चाहिए क्या? पूरा दिवाली छुट्टी लोगे आप? अगर आप लोगों का मन करेगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, वैसे तो पीजीबीपी ही चलेगा, इसके आगे का ही चलेगा। अगर यश तेरा तो पढ़ के हो भी गया है बेटा, ठीक है ना? पीजीबीपी सीए बैच का पूरा पीजीबीपी पढ़ा के हो गया है, तो सीए में बैच प्लीज आप अगर सीए बैच को अलाउ करते हो, अगर वो लोग अगर सुबह का मुझे 2-2 3-3 घंटा भी देते हैं, ठीक है ना, मॉर्निंग लेक्चर ले सकता हूं तो मुझे अलाउ करो, क्योंकि मैं ऑनलाइन ले रहा हूं और रिकॉर्डेड भी कर रहा हूं। तो ऑनलाइन रहेंगे, रिकॉर्डिंग रहेंगे, तो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि भले शेटेज इंस्टीट्यूट बंद रहने दो, मेरे पास अपना जूम का लाइसेंस है, मैं सर को बोल दूंगा, मैं लेक्चर शेड्यूल करके, मैं ही लिंक शेयर करके मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन आप प्लीज अपने ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए कि आपको जिन देखो जो मेन फेस्टिवल के दिन है उन दिन आप छुट्टी ले लो। सुबह के 2 घंटे के 3 घंटे के लेक्चर से क्या ही प्रॉब्लम होगा यार, सुबह जल्दी उठने की आदत बनी रहेगी। हाँ हाँ, अपलोड हो गया रहेगा कल का। मैंने उनको बोला है डेली का डेली अपलोड करो। प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है, वीडियो कट करने में, वो सब बनाने में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। मुझे मेरे हिसाब से तो कर ही रहे हैं लोग, रियल टाइम बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। तो आप सर को बताओगे, ठीक है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेन दिवाली के दिन में नहीं बता रहा हूं मैं, आगे पीछे वाले दिनों में आप रखो प्लीज लेक्चर, आप बताओ सर को। मैं भी मैसेज करके रखता हूं, सर जब जब पॉसिबल होगा तब तब हम ऑनलाइन लेक्चर रखने के लिए रेडी है, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।